आ जाओ सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? तो बताओ टोटल कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। तो 5 लिखा है कि पेंटागन बना दिया, एक पेंटागन बना दो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि बढ़िया से क्या तो स्टार बना दो या पेंटागन बना दो और बीच में क्या लिख दो, स्वतंत्रता और फ्रीडम, और पांचों डायमेंशन में एक एक टाइप की लिखते जाओ। तो बताओ कौन कौन से टाइप की है? सबसे पहले तो विचारों की, थॉट्स की। सेकंड कौन सी? एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति। तीसरा विश्वास की। चौथा और पांचवा। तो बस एक स्टार बना दो, बीच में फ्रीडम और पांचवा एंगल को लिख दो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिए गए तत्व। तो मुख्यतः कितने तत्व लिए अपन ने? 4। कितने लिए? और ध्यान रखो यदि 5 या 11 मार्कर में आ जाए ना तो तुम वहां पे लिख भी सकते हो इंट्रोडक्शन में ना कि हमने किसी भी देश के संविधान से कुछ भी नहीं लिया है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, उनकी चीज़ों को देखा और उसको भारतीय संविधान के अनुसार ढाल दिया है। तो एज सच कॉपी पेस्ट कुछ भी नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं ना बैक्स ऑफ बोरोइंग। तो रियल में बैक्स ऑफ बोरोइंग कुछ भी नहीं है। शायद यदि किसी ने डीडी बस में पढ़ी होगी तो वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के स्टेटमेंट भी पढ़ा होगा कि दुनिया में ऑलरेडी यदि अच्छी चीज़ें आ चुकी हैं तो इसका मतलब ये नहीं हम नया बनाने के चक्कर में अच्छी चीज़ों को ना अपनाएं। तो जो ऑलरेडी अच्छा उसको हम लेके चल रहे हैं। तो रियल में अपन ने उधार कुछ भी नहीं लिया है, ना चुराया है, सिर्फ अपन ने जो अच्छी चीज़ें थी उनको भारत के अनुसार बदल दिया है। तो सबसे पहली चीज़ कौन सी यहाँ पे काम की है जब अपन ने लिए कनाडा से? फेडरल सिस्टम, जिसमें ज़्यादा मजबूत कौन सा होगा? केंद्र। चलो पहला ये हो गया अपना। दूसरा क्या लिया है कि जो भी हमारे यहाँ पर रेसिड्यूरी पावर होंगे वो किसके पास होंगे? सेंट्रल के पास। जबकि ब्रिटिश में कैसा था, वो किसके पास होते हैं? किंग के पास या फिर वायसराय के पास थे। चलो जो थर्ड अपन ने लिया है कि जो भी स्टेट में गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा? सेंटर करेगा या केंद्र करेगा। और लास्ट अपन ने लिया है सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो ये 4 चीज़ें मेजरली अपन ने कनाडा से ली हैं। और कुछ कुछ अच्छी किताब अपन बात करें, जैसे अपन करंट टाइम में बात करें, शायद सुभाष कश्यप का नाम सबने सुना होगा, लोकसभा के महासचिव रहे हैं। अभी जो 8 सदस्यीय कमेटी बनी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसमें भी हैं। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि जो अपन ने भारत में द्विसदनात्मक पद्धति ली है या फिर अपन ने जो बाई कैमरल सिस्टम लिया है वो भी अपन ने कहाँ से लिया है? कहीं ना कहीं कनाडा से। रीजन क्या है कि अपने यहाँ पे दोनों सदन में जो मेंबर जाते हैं वो किसके फॉर्म में जाते हैं? इलेक्शन के फॉर्म में जाते हैं। जबकि लंदन में दूसरी चीज़ है, यूनाइटेड किंगडम में वहाँ पे एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड में लोग जाते हैं वो हमेशा शाही परिवार है उनसे जुड़े हुए लोग जाते हैं। तो सुभाष कश्यप जैसे 2-3 लोग ये बोलते हैं कि जो बाई कैमरल सिस्टम है वो भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से। लेकिन अपन को नहीं मानना है, अपनी किताबों में लूसेंट में क्या लिखा है वो कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से। तो अपन इंग्लैंड मान के चलो। कभी यदि कोई ऐसा पूछ ले तो बता सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सहकारी संघवाद से क्या समझते हैं? सबने लिख लिया होगा, लिख लो। सहकारी संघवाद के 5 अवयव होते हैं या 5 एलिमेंट होते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के। पहला होता है साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साझा जिम्मेदारी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखा। सेकंड इसमें होता है संसाधनों का एकत्रीकरण, रिसोर्स पूलिंग। संसाधनों का एकत्रीकरण या रिसोर्स पूलिंग। अगली चीज इसमें होती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलेंगे हिंदी में? लचीलापन है। ठीक है। अगला इसमें होता है म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को फायदा। और सबसे जरूरी चीज होती है इसमें वो होती है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या वार्ता का सेतु। तो ये बेसिकली 5 एलिमेंट होते हैं किसके? अपने सहकारी संघवाद के। ठीक है।
फिर इसी को अपन लिख सकते हैं यदि 5 मार्कर में कभी 11 मार्कर में हो तो ऐसा मानते हैं कि जो सहकारी संघवाद था ना वो पिछले समय की अवधारणा है, जब हम किस पे आधारित थे, अपने वेलफेयर स्टेट पे। अब लेकिन मार्केट ओरिएंटेड स्टेट होता जा रहा है या बाजार आधारित अर्थव्यवस्था या लोकतंत्र होता जा रहा है, तो अब सहकारी की जगह कौन सा आ चुका है हमारे यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव से अपन किस पे आ चुके हैं, अब कॉम्पिटिटिव पे। तो पुराने समय की गए समय की अवधारणा है, अभी इसकी कोई यूटिलिटी है नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, न्यायिक निष्क्रियता क्या होती है। तो ध्यान रखना, न्यायिक निष्क्रियता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई भी न्यायपालिका अपना काम नहीं कर रही है, ये न्यायिक निष्क्रियता नहीं कहलाती है। निष्क्रियता तब कहते हैं कि जिस समय पे जरूरत हो ना उस समय पे उसने काम नहीं किया है। तो ये मत लिखना कि न्यायपालिका काम ना करना न्यायिक निष्क्रियता है। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो ना हो के एक बाद में हो रही है तो क्या बोलते हैं उसको, न्यायिक निष्क्रियता। एक केस सबके याद होगा, डिमोनिटाइजेशन वाला। बताओ डिमोनिटाइजेशन कब हुआ था, 2016 में। डिसीजन आया है 1 जनवरी 2023 को, पब्लिश हुआ था 2 जनवरी 2023 को। मतलब सोचो यदि 6-7 साल बाद डिसीजन आ भी गया तो उसकी यूटिलिटी थी क्या। उसकी यूटिलिटी कब थी कि जब 8 तारीख को, शायद 8 नवंबर ही था ना, जब 8 को डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो 15 नवंबर तक यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन ले लेती है, डिसीजन देती तो उसकी यूटिलिटी थी। जब समय बीत गया, सारी चीज़ें हो गई, अब उसका क्या है। सिमिलर वेज पे तो हम अभी यदि अपन बात करें कि तुम सोचो कि यदि हम आर्टिकल 370 वाले हम केस की बात करें तो न्यायिक स्वीकृति का एग्जाम्पल है कि नहीं है, कि निष्क्रियता का है। सोचो आर्टिकल 370 का एक जो केस चल रहा है ना उसमें एक एलिमेंट ये है कि वहाँ पे 4G नेट रोका गया था। अब सोचो 4G नेट चालू हुए वहाँ पे 3 साल हो गए हैं, अब तुम उसको डिस्कस करके क्या ही कर लोगे, जो चीज़ थी वो तो हो ही चुकी है। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं, न्यायिक निष्क्रियता। और आंसर में 4G वाला मत लिखना, वहाँ पे कौन सा वाला लिख देना अपन, डिमोनेटाइजेशन वाला, बस वो काम का है। नहीं मतलब यार धार्मिक मत ही लिखो, भावना हाथ हो जाए। और ये तो गलती से मतलब लिखने ही मत हाँ, MPPSC 2019 के खिलाफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय, 2-3 नंबर वहीं कम हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। पंच परमेश्वर की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। सभी को पता है पंच परमेश्वर। अब ध्यान रखना, पंच परमेश्वर की जो अवधारणा है ना इसका लिखित रूप से कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलता है। अपन कोई धार्मिक ग्रंथ उठाएं, कहीं भी उठाएं तो इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। यदि अपन पहली बार इसके बारे में बात करें तो जो सबसे पहला हमें इसका प्रॉपर एनालिटिकल वे मिलता है तो विजयनगर एम्पायर के एविडेंस से मिलता है। तो वहाँ पे ये होता था कि जो भी गांव के विवाद होते थे तो गांव के कोई भी 5 बुजुर्ग और इंटेलिजेंट आदमी आके बैठ जाते थे। अब वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं लिखा था, वहाँ पे क्या लिखा था, गांव के 5 बुजुर्ग जो इंटेलिजेंट हों वो लोग आपस में बैठ जाएंगे और मुद्दों को निपटाएंगे। तो उसको अपन क्या बोलने लगे बाद में, पंच परमेश्वर। ठीक है, अब यदि कभी 5-11 मार्कर के हिसाब से लिखना हो तो पंच परमेश्वर का जो वर्तमान प्रासंगिकता है तो उसकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये निर्णय ना हार जीत पर नहीं देती है, ये निर्णय ना किसके आधार पर देती है, दोनों को समानता के आधार पर। तो ना ही इसमें कोई जीतता है ना ही कोई इसमें हारता है, या तो दोनों जीतेंगे या दोनों ही क्या होंगे, हारेंगे। तो कोई मतभेद की स्थिति नहीं बन पाती है इसमें। ठीक है, पंच परमेश्वर की अवधारणा को यदि वर्तमान रूप से अपन देखें तो सबको याद होगा गवर्नमेंट ने एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बिल साइन किया है, तो वो कहीं ना कहीं इसी पर लिंक है। लोक अदालत लिख सकते हो, वो लोकल कंटेक्स्ट में हो जाएगा। अपन यदि ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें तो वाली चीज़ पंच परमेश्वर में आ जाता है। सिमिलर बेस पे तो मैं यदि इसको इंटरनेशनल लेवल पर लिंक करना हो तो जो भी WTO की डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बॉडी होती है वो भी कहीं ना कहीं पंच परमेश्वर की अवधारणा पे काम करती है कि इंडिया वालों को US बैन लगा देती है, US को इंडिया बैन लगा देती है, और दूसरे मैटर पर दोनों आके साथ में बैठ जाते हैं कि जब भी इंडिया से स्टील की बात आती है तो US अपने अगेंस्ट वोट करता है, जब फूड ग्रेन्स की बात आती है तो इंडिया US के अगेंस्ट वोट करता है, लेकिन जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो दोनों मिलकर चाइना पर बैन लगा देते हैं। तो पंच परमेश्वर बढ़िया चल रहा है WTO में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का आधार क्या है।
बताओ, आंसर दो फॉर्म में लिखा सकता था। पहला तो संविधान, एक लाइन में आगे बढ़ जाओ कि विभाजन का आधार क्या है, संविधान, लेकिन ऐसा लिखना थोड़ा सा बचपना हो जाता। तो कौन सा शेड्यूल है, बस सिद्धा लिखना है 7 शेड्यूल, और वहाँ पे लिख देना लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, लिस्ट नंबर 3। बताओ लिस्ट नंबर 1 का नाम क्या है? हाँ, संघ सूची। लिस्ट नंबर 2 राज्य सूची। लिस्ट नंबर 3 कौन सी? हाँ, तो प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा मत करना लिस्ट नंबर 1 को तुम कंकरेंट लिख दो, पहले यूनियन है, फिर स्टेट, और फिर कौन सा है, कंकरेंट लिस्ट है। आधार वही तो है कि जो 7वीं अनुसूची वही तो आधार है, वही तो बता रही है कि शक्तियों का विवरण या बंटवारा किस आधार पे होगा और किस किस के बीच में होगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविधान सभा की कोई 3 आलोचनाएं लिखी है। तो 3 आलोचनाएं हो सकती हैं तुम्हारे हिसाब से बहुत सारी, लेकिन अपन जो इस समय मानते जो मुख्य आलोचना है, तो सबसे बड़ी आलोचना है भाषा के आधार पर, कि संविधान का निर्माण सिर्फ एक भाषा में किया गया था, वो भी उस भाषा में किया गया जो देश के उस समय 99% लोग नहीं जानते थे। तो सबसे बड़ी आलोचना ये होती है कि जो भी उस टाइम पे डिबेट्स होती थी, जो भी पेपर में पब्लिशिंग चीज़ें होती थी, वो सब ऑफिशियल टेक्स्ट किस में होता था, इंग्लिश में, और फिर वो अनऑथराइज ट्रांसलेशन जाता था, कोई हिंदी में, कोई उर्दू में, कोई तेलुगु, कोई तमिल में। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये थी। ठीक है, सेकंड चीज, संविधान सभा में ना पूरे भारत भर के लोगों की आवाज़ नहीं थी, कुछ निश्चित नेताओं की आवाज़ थी। ये अपन बोलते हैं कि मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरली 2 लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, एक नेहरू जी और दूसरे डॉक्टर अम्बेडकर। इन दोनों के अराउंड ही पूरा संविधान रिवॉल्व हो जाता है। तीसरी कमी जो थी कि वहाँ पे 90% रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक ही की किनका था, प्रोफेशन वाले लोगों का था, कि भाई वकीलों का स्वर्ग बोलते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम ये हो जाती है अपनी। अगली चीज कि जो संविधान सभा का गठन हुआ है, सबसे बड़ा स्कैम अपने सामने वही था कि जब भी संविधान की बातें हुई हैं तो हर टाइम हमारे नेताओं ने बोला है कि जो संविधान सभा बनेगी वो भारतीयों के निर्वाचन के आधार पर बनेगी, जबकि जो बनी थी वो किसके आधार पर बनी थी, ब्रिटिश लोगों के। ठीक है, और यदि एक आध कोई नाम लिखना हो तुम्हारे लिए जिसने आलोचना की है, तो डॉक्टर के.एम. मुंशी का नाम लिख सकते हो। इन्होंने आलोचना की थी संविधान सभा की, तो डॉक्टर के.एम. मुंशी लिख के आलोचना कर देते हैं। ठीक है, यदि फॉरेन का नाम लिखा है, सब रटे ही होगा एक नाम, ग्रैंडवाइल ऑस्टिन, तो वो नाम लिख सकते थे। एक हो जाते थे, इन्होंने क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा किया है। वर्तमान समय में लिखना हो तो प्रधानमंत्री जी का नाम लिख देना कि उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें कमियाँ आती, लिखना मत, ऐसे दिक्कतें हो जाएंगी। चलो अब अगले क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से पढ़ो। बताओ उसने क्या पूछा है, आर्टिकल 17 को लिखना है कि उसकी भावना को, स्पिरिट को लिखना है। तो बताओ उसके पीछे भावना क्या थी, सामाजिक भेदभाव समाप्त करना। ठीक है, मतलब थोड़ा सा सही जा रहा है बट थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। सबसे बड़ी भावना जो थी ना वो थी ह्यूमन डिग्निटी को प्रोवाइड करना। जो मूल भावना है ना, क्या बोलेंगे ह्यूमन डिग्निटी को, मानवीय गरिमा प्रदान करना। जो मूल भावना थी वो क्या थी, मानवीय गरिमा प्रदान करने की। ठीक है, अब बाकी जो भी तुम लिख रहे हो वो सही लिख रहे होगे। मैंने मानवीय गरिमा प्रदान करना, आर्टिकल 17 के पीछे भावना। ठीक है, जब आदमी आदमी को इज्जत से देखेगा तो अपने आप छुआछूत हट जाएगा, अपने आप समानता आ जाएगी, अपने आप उसको अधिकार मिल जाएंगे, अपने आप अफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन आ जाएगा, सब अपने आप आ जाएगा यदि मानवीय गरिमा को आप लेके आ जाओ तो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, समझाइए।
तो सबसे पहले तो उनको इंट्रोडक्शन डाल देना 1-2 लाइन में कि भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय की आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप को ढालता रहता है। तो ये अपना इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है जो अकॉर्डिंग टू टाइम अपने आप को इवॉल्व करता रहता है। चेंज मत लिखना, इवॉल्व लिखना, बहुत अंतर हो जाता है दोनों में। चेंज मतलब से बदलाव है, इवॉल्व मतलब समय के हिसाब से सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है संविधान। फिर अपन इसका वही घिसा पिटा तरीका सबको पता ही है, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे। एक कौन सा पार्ट हो जाएगा कठोर और दूसरा कौन सा हो जाएगा लचीला। बस उन्होंने एलिमेंट को तुम लिखना चालू कर देना। और 2-3 चीज़ें ध्यान से लिखनी है जब भी कठोर लिखो। एक तो वहाँ पे संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखना है कि जो भी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को विवरण करेंगे उनका संशोधन बहुत ज़्यादा कठिन किया गया है, ठीक है। लेकिन जब देश में राष्ट्रीय एकता की बात आएगी तो वहाँ पे इमरजेंसी जैसे पावर चीज़ों के लिए कहाँ पर रखा गया है, फ्लेक्सिबिलिटी में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमको बिल्कुल ध्यान से दिखानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। भारत का संविधान विश्व का बृहत्तम संवैधानिक दस्तावेज है क्यों? इंट्रोडक्शन सबको पता ही है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने पार्ट हैं, कितने हो गए हैं? 25 कैसे करा दिए? 22 ही तो हैं, 3 अपनी तरफ से है। ठीक है, आर्टिकल कितने से अधिक हो चुके हैं? 423-24 के आसपास, मतलब मैं आज देख रहा था कुछ ओमिटेड कुछ ये वो मिला के सब, तब तो 400 से अधिक लिख दो, ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी हो चुकी हैं? 12। तो बस ये अपने आप बता देगा कि भारतीय संविधान क्या है, विश्व का बृहत्तम संविधान है, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे क्यों है, अब बताते जाओ, बताओ एक करके बताते जाओ क्यों है। बहुत सारे एलिमेंट अपन ने कहाँ से लिए? दूसरे देशों से लिए, पहला हो जाएगा। सेकंड, पूरे भारत में केंद्र राज्यों के लिए कितने संविधान है? सिर्फ एक ही है, तो केंद्र की चीजें भी लिखी हैं और उसमें किसकी लिखी हैं? राज्यों की। फिर उसके अलावा अपन ने क्या किया है कि जो भारत में भाषाई विविधता थी, जो धार्मिक विविधता थी और जो सामाजिक विविधताएं थी, उनको भी अपन ने संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, अगली चीज, जो भी हमने अधिकार लिखे हैं और अधिकारों के साथ साथ उन पे जो रोक हैं उनको भी हमने संविधान में लिखा है। अपन हर आर्टिकल में पढ़ते हैं कि आर्टिकल में ये फ्रीडम है, फिर ये इसके एक्सेप्शन है, तो सारी चीजें संविधान में लिखी हुई हैं। अगली चीज, शासन को चलाने के लिए जो सामान्य अंग थे उनका वर्णन भी हमने किसमें किया है? संविधान में किया है। ऐसी का कोई चीज याद आ रही है जो शासन को चलाने के लिए जरूरी थी और जिसका मतलब जरूरी मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप चलती रहती है? कुछ फाइनेंशियल रिलेशंस याद आ रहे हैं? दुनिया जहां टाइप की ग्रांट लिखी है, स्टेचुरी ग्रांट, ये ग्रांट वो ग्रांट, नहीं लिखते तो भी काम चल रहा होता। देखो ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम चलाती है, कोई मेंशन तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर भी चीजें चलती जा रही हैं। चलो अगली चीज, अपन विश्व के इकलौते संविधान हैं जो खुद की संशोधन प्रक्रिया को अपने आप में लिखे हैं और किसी वर्ल्ड में किसी कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी अमेंडमेंट प्रोसेस नहीं लिखी है, जितना अपन उसको क्लियरली लिखे हैं। लिखा। अगली चीज, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ब्रिटिश लोग हर चीज़ों को कोडिफाइड करने में बिलीव करते हैं। उनका ऐसा है कि सब चीज़ों को लिख के रख दो तो लोग बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे बाद में, जबकि भारत में ऐसा ट्रेडिशन नहीं था। मतलब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपने यहाँ ओरल ट्रेडिशन है। फॉर एग्जाम्पल तुम देख लो कि यदि तुम नॉर्मल किसी किराने वराने की दुकान पर सामान लेने जाते हो तो बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी नहीं चलती, 2-4 दिन के हिसाब की, वो ऐसा ओरली चीज़ें चल जाती हैं, जबकि ब्रिटिश में ऐसा नहीं चलता है। उनके कल्चर में हर चीज़ का क्या होता है? रिटन एविडेंस माने जाते हैं।
इसलिए तुम देखो जो इंडियन हिस्ट्री मिलती है प्रॉपर सेंस में ना, वो ब्रिटिश आर्काइव से मिलती है अपने लिए। सबने पढ़ा हो ब्रिटिश आर्काइव के बारे में, कितने बड़े आर्काइव बना के रखे, जबकि अपने यहाँ देख लो कोई हिसाब किताब ही नहीं है अपन को अपनी लाइफ का। मतलब तुम ही लोग देख लो, तुमसे पूछ लिया जाए परसों क्या कर रहे थे, किसी को नहीं पता है। बट ब्रिटिश लोग में ऐसा नहीं है, वहाँ पे ना उनके वो जर्नल्स लिखने की आदत रहती है, तो वो लोग रिटन एविडेंस पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। और इंडियन वाले किस पे जाते हैं हमेशा, ओरल ट्रेडिशन पे। पता होगा अपने यहाँ श्रुति ज्ञान की अवधारणा थी, बोल बोल की चीज़ें सुनी जाती थी, तो बस वही है एक चीज़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। भारतीय संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। तो है कि नहीं है? हाँ, चलो ऐसा तो बिल्कुल मत लिखना नहीं है, पहले तो ही लिखना है कि एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा वही घिसा पिटा इंट्रोडक्शन डालना पड़ेगा एक आध लाइन में, कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास क्या नहीं थे, इतने सारे संसाधन नहीं थे कि हम सभी लक्ष्यों को एकदम से हासिल कर पाएँ। तो जिन लक्ष्यों को हासिल करने की तुरंत आवश्यकता थी, उनको हमने क्या बना दिया, अपना मूल अधिकार। और जिन लक्ष्यों को हम समय के अनुसार अपना सकते थे, तो उनको हमने किस में डाल दिया है, नीति निर्देशक तत्व। तो जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वो एक दूसरे क्या होते जा रहे हैं, पूरक होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ तुम यदि चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, कि जैसे जो फंडामेंटल राइट होते हैं हमेशा वो व्यक्तिगत अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन जो DPSP हैं वो सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं, तो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। नेक्स्ट, यदि हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो हमारे यहाँ समानता के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जो DPSP हैं वो हमारे यहाँ पे न्याय की बात करते हैं। और यदि न्याय होता है तो समानता अपने आप आ जाती है, तो एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। अगली चीज़ कि जो हमारे यहाँ मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट हैं, तो वो व्यक्ति को संसाधनों के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन जो DPSP हैं तो वो समाज में संसाधनों के एक समान वितरण की बात करते हैं। नेक्स्ट चीज, जो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ इतना बोलता है कि व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी और सरकार क्या क्या प्रदान करेगा, वो कौन बता देता है, DPSP बता देता है। तो ये सारी चीज़ें अपन को लिख के बता देंगे लास्ट में कंक्लूजन में। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि जो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। और यदि लिखना चाहो तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लिख सकते हो। और बेसिकली इसके बारे में जो मेन बहुत ही एक्सप्लिसिट जजमेंट है तो मिनर्वा मिल केस है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला था दोनों एक दूसरे को काटते नहीं है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं। बस जहाँ पे जब समय बदलेगा तो थोड़ा सा फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और DPSP क्या उस टाइम पे बढ़ जाएगा। जैसे अपन यदि करंट टाइम में डिबेट देखें तो तुम सोचो यदि गवर्नमेंट UCC लेके आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने यहाँ पे जो माइनॉरिटी वाले राइट हैं उनको कम किया है गवर्नमेंट ने। माइनॉरिटी राइट तो हैं अब, लेकिन ज़रूरत किस चीज़ की हो रही है, इक्वालिटी की। तो इसलिए अपन ने उसको क्या कर दिया, थोड़े टाइम के लिए कम कर दिया और इक्वालिटी वाले को ज़्यादा लेके आ गए। यदि कल के दिन गवर्नमेंट एल्कोहल को बैन कर दे थ्रू आउट द इंडिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपके आर्टिकल 21 को डिस्टर्ब किया है। उन्होंने आर्टिकल 21 को डिस्टर्ब नहीं किया है। आप बाकी चीज़ें कर सकते हो, सब एक चीज़ जो खराब थी उसको सरकार ने हटा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर बोलना है, गवर्नमेंट जब चाहे जब किसी भी DPSP को ला सकती है, और DPSP इन जनरल फंडामेंटल राइट को ओवरराइड कर सकते हैं। कि यदि ऐसा कुछ मुद्दा उठे कि DPSP और फंडामेंटल राइट में से ज़्यादा वैल्यू किसे दी जाएगी, तो किसे दी जाएगी, DPSP समय की आवश्यकता के अनुसार। अब ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट एजुकेशन पर बैन लगा दे, ये बोल के कि इक्वालिटी की बात हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे, कोई नहीं पढ़ेगा, सब बराबर हो जाएंगे। कुछ लोग पढ़ेंगे तो कुछ होशियार रहेंगे। हाँ, पॉजिटिव वे में गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका की उपज है। उपरोक्त कथन के संबंध में अपने विचार दीजिए। तो कितने लोगों ने लिखा है उपज है? सबने लिखा है। एक आध किसी ने ऐसा लिखा है कि न्यायिक सक्रियता पहले से भी थी, इसने सिर्फ उसको बढ़ावा दिया है। लिखना यही है, उपज बिल्कुल नहीं है, पहले से भी न्यायिक सक्रियता चल रही थी, सब इसने क्या किया, उसको बढ़ावा दे दिया अकेला के इंडिया में। ठीक है,
चाहो तो PIL के पहले तुम बहुत सारे केस लिख सकते हो, सबसे अच्छा तो केशवानंद भारती केस ही है, वही तुम दिखा सकते हो। न्यायिक सक्रियता का एग्जाम्पल था केशवानंद भारती केस। PIL का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया है। ठीक है, और लिखना चाहो तो बेरीवरी यूनियन केस किसने सुना होगा? बेरीवरी यूनियन केस किसने सुना है? बांग्लादेश के साथ वाला जो था, वो भी तुम लिख सकते हो। उस टाइम भी न्यायिक सक्रियता थी। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हो गंगा रिवर पॉल्यूशन केस वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ कानपुर। मतलब 1960 के दशक में इलाहाबाद हाई कोर्ट बोल चुका था कि आप किसी भी रिवर को यदि हम चाहें तो जीवित व्यक्ति का दर्जा दे सकते हैं। जब इस टाइप की चीज़ें अपन सोच ही नहीं पाए थे, तब 1960 के दशक में चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, और कंक्लूजन में अपन किस टाइप का लिख देंगे कि जो PIL है ना, उसने न्यायिक सक्रियता को ना जनता के पास तक पहुंचा दिया है। पहले जो न्यायिक सक्रियता थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर थी? न्यायपालिका पे, कि न्यायपालिका कितनी सक्रिय हो सकती है और कितनी सक्रिय नहीं हो सकती है। लेकिन PIL के आने के बाद ना जनता का दबाव बढ़ने लगा सुप्रीम कोर्ट पे न्यायिक सक्रियता के लिए। नहीं, हमने ये नहीं बोला कि उपज नहीं है, हमने लिखा उपज ऑलरेडी पहले चल रही थी, इसने उस चीज़ को बढ़ाया है। डनाई ऐसा होता कि मैं ऐसा लिख देता कि नहीं, PIL से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, न्यायिक सक्रियता तो पहले से चल रही थी हमारे यहाँ, तो वो आंसर गलत हो जाता। हम सब क्या बोल रहे हैं कि न्यायिक सक्रियता पहले से थी, बट इसके आने के बाद से क्या हुआ है, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। यदि अपन इसको SBI में लेके जा रहे हैं, मतलब उसका कंसर्न भी सही है, वो ये कह रही है कि यदि उसने क्लियर पूछा है कि इसकी उपज है, तो अपन ये क्यों बता रहे हैं कि इसकी उपज नहीं है? तो अपन ने ये नहीं लिखा है कि उपज नहीं है, हम सब क्या बोल रहे हैं, पहले से थी, इसके आने की वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसने एक कैटलिस्ट के जैसा काम किया, उत्प्रेरक के जैसा काम किया है, ना कि उसको लेके आया भारत में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंध और की विवेचना कीजिए। बताओ, प्रशासनिक संबंध तो बहुत ही नैरो डायमेंशन हो चुकी है, बताते जाओ। क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में? बताओ कौन सा शेड्यूल हो जाएगा? कौन सा? ठीक है, बताओ 11वां शेड्यूल लेके आ गए, पार्ट 11। हाँ, पार्ट में 11 शेड्यूल में एकदम मैं घबरा गया, ये पंचायती राज और एकदम कहाँ। हाँ, 11वां भाग हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल कौन सा रहेगा? 7वां चलेगा। जो भी संबंधों की बात है वो मेरा 7वें शेड्यूल में की गई है। शक्तियों का विवरण उसी में है ना। चलो, आर्टिकल किससे किसके बीच में? 256 से लेके 63 के बीच में आ गया। ठीक है, फिर अपन अब क्या करेंगे, एक एक आर्टिकल को यहाँ पे खोलते जाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा काम का यहाँ पे आर्टिकल है वो कौन सा हो जाता है? 263। तो 263 दिखाना जरूरी है। इंटरस्टेट काउंसिल है ना बेसिकली, वो दिखाना जरूरी है, वो इसी का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस का या रिलेशंस का, दोनों के बीच में। ठीक है, चलो अभी एक आर्टिकल बहुत ही न्यूज में चल रहा है और बहुत ही डिस्प्यूटेड था। बताओ कि यदि केंद्र सरकार ने राज्यों से बोला है कि आपको एक पर्टिकुलर काम करना है, और यदि इस काम को आपने नहीं किया है तो क्या लगा सकते हैं हम आपके यहाँ? इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो वो संबंध भी किसका एग्जाम्पल है अपने यहाँ? प्रशासनिक। कौन सा आर्टिकल है? कौन सा है? 365, 365। तो वो भी अपना प्रशासनिक संबंधों का पार्ट है। ठीक है, चलो एक बार इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कि अभी पंजाब वाला भी, हाँ पेपर यदि कोई पढ़ रहा हो अच्छे से, पंजाब वाला केस याद होगा कि पंजाब के गवर्नर ने क्या किया कि वो CM को डेली लेटर लिखते रहते हैं और CM से बोलते हैं 12 घंटे में रिप्लाई करो, इतने में करो, इतने घंटे में रिप्लाई करो। और CM ने टोटल 22-23 चिट्ठियाँ भेजी थी
तो सिर्फ 8 या 9 के उत्तर दिए। तो उन्होंने अगली चिट्ठी पहुंचा दी कि संविधान के अनुसार एक सरकार का कर्तव्य है कि राज्यपाल को समय समय पर जानकारी दे। यदि आप जानकारी नहीं दे रहे हो तो आप पे हम क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो ये सही कर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं लीगली? हाँ, संविधान के अनुसार लगा सकते हैं। संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो राज्यपाल अपनी चिट्ठी में समय सीमा नहीं लिख सकता है। संविधान में ये लिखा है कि राज्यपाल आपसे जानकारी मांगेगा, आपको जानकारी देनी है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि राज्यपाल ऐसा नहीं लिख सकता कि 6 घंटे में जानकारी दो, कि 8 घंटे में दो, कि 1.5 घंटे में दो, कि 2 महीने में दो। वो राज्यपाल का डिस्क्रिप्शन है। तो लग सकता नहीं लग सकता है प्रेसिडेंट रूल? हाँ, संविधान के अनुसार लग सकता है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं लग सकता। मतलब लगाओगे तो फिर क्या ही होना है, और करना कुछ भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आपातकालीन शक्ति परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन इस फॉर्म में दे देना कि ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन को संशोधित करने के लिए लाया गया था, या जो भी इसमें कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया था। तो इंट्रोडक्शन अपने इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इसमें जो काम की चीज़ आई थी, तो जो तुम्हारा राइट टू लाइफ था और राइट टू पर्सनल लिबर्टी था, उसको आप क्या नहीं कर सकते हो, सस्पेंड नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले काम की चीज़ इसमें ये थी कि जो आर्टिकल 21 है ना, वो इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होगा। एडीएम जबलपुर केस इसी के लिए लिंक है, यदि किसी ने बहुत ध्यान से पढ़ा हो। ठीक है, सेकंड चीज, अभी तक ये था कि यदि आपने इमरजेंसी लगाई है तो उसको आप कोर्ट में क्या नहीं कर सकते हो, उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो, या जुडिशियल रिव्यू लेके नहीं जा सकते हो। इसने क्या बोल दिया कि यदि ग्राउंड प्रॉपर नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो, उसका जुडिशियल रिव्यू भी लेके जा सकते हो। तो दूसरी चीज इसने बोली थी। अगली चीज, अब इसने जो इमरजेंसी का ड्यूरेशन है वो लिमिट कर दिया था अधिकतम कितने महीने के लिए, 6 महीने। अब आप भले ही अनलिमिटेड लगाओ, लेकिन आपको कितने कितने महीने में लगाना है, 6 महीने के बाद आपको अप्रूव कराना है पार्लियामेंट से। अगली चीज इसमें लिखी थी कि 1975 वाला सबको याद होगा, जो इमरजेंसी लगी थी वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुई थी। अब इस उन्होंने क्या बोल दिया था कि जो भी इमरजेंसी लगेगी वो पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से अप्रूव होनी चाहिए, 2/3 सदस्य संख्या से। ठीक है, अगला इन्होंने जो संशोधन किया कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी ना तो स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होगी। यदि स्टेट कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट को हटा सकते हो। ऐसा नहीं कि नेशनल इमरजेंसी है तो आप पूरी स्टेट की गवर्नमेंट को भी हटा सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट अपने अनुसार चलती रहेगी यदि नेशनल इमरजेंसी है तो। ठीक है, और इसी टाइम पे बोला गया था कि स्टेट में जो इमरजेंसी लगेगी वो 2 ही कंडीशन में लग सकती है, या तो मशीनरी फेल्यूर हो गई है तो ज़्यादा चलेगी, और उसमें यदि आपको 1 साल से ज़्यादा चलाना है स्टेट में इमरजेंसी, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि इलेक्शन कमीशन बताएगा कि चुनाव होने की स्थिति नहीं है, इसलिए इमरजेंसी चलाना जरूरी है। तो एग्जैक्ट मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद नहीं है, शायद विक्रांत याद होगा कि पंजाब में 3 साल खींची थी, तभी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया था। पंजाब में 3 साल स्टेट इमरजेंसी लगाई थी कंटिन्यूसली। अब बाकी JNK का तो बताइए, वो तो यूटी हो चुका है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं वहाँ पे, मतलब वहाँ भी अमेंडमेंट कराना पड़ता पार्लियामेंट से। एक बार थोड़ा सा कोई देख लेना नेट वगैरह पे कि पंजाब के लिए इसके लिए अलग से अमेंडमेंट किया गया था कि वहाँ पे कंटिन्यू 3 साल इमरजेंसी लगाई थी। तो चलो नेक्स्ट आ जाओ। मूल ढांचे की संकल्पना को लिखिए, बेसिक स्ट्रक्चर। तो वही हेडिंग में डिवाइड करना है। सबसे पहले अपन लिख देंगे इसका उदय या ओरिजिन, तो वही केशवानंद भारती केस। ठीक है, सेकंड चीज, इसका सिद्धांत क्या था कि कोई भी सरकार ना संविधान की जो मुख्य या मूल भावना है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है। ठीक है, थर्ड चीज,
मूल भावना क्या है ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा, ना कि सरकार बताएगी। अगली चीज, संविधान की मूल भावना एक समान, मूल भावना जो है उसको जीवित माना गया है, ऑर्गेनिक माना गया है, जो समय के अनुसार बदलती रहेगी मूल भावना। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ना अपने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है कि जो चीज़ आज बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है बाद में जाके ना रहे, या जो बाद में होनी, जो आज बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है बाद में जाके हो जाए। नेक्स्ट चीज, ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए जरूरी था, शक्ति के संतुलन के लिए बहुत जरूरी अवधारणा थी। ठीक है, अगली चीज, इसने इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की जगह जुडिशियल रिव्यू को सुप्रीम बना दिया है। मतलब संविधान तो है ही सर्वोच्च, लेकिन उससे ज़्यादा सर्वोच्च क्या है अपने यहाँ, क्या बोलेंगे, न्यायिक, जुडिशियल रिव्यू को क्या बोलते हैं, न्यायिक समीक्षा सबसे सर्वोच्च है। तो आप कुछ भी काम करोगे उसकी समीक्षा की जा सकती है, किसके नाम पे, बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे। और ऐसा अपन नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मतलब विदेशी राइटर वाइटर, कि यदि इंडिया के आसपास हर जगह डेमोक्रेसी निपट गई थी और सिर्फ इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाई है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या रहा है, अपने यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर, कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अपने पास अनलिमिटेड पावर रखा है इंडिया में। मतलब जो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर देता है। ठीक है, जेठमलानी साहब का नाम सबने सुना होगा, तो उन्होंने बोला था जुडिशियल रिव्यू के पास सिर्फ एक पावर नहीं है कि बस वो मेल को फीमेल में कन्वर्ट नहीं कर सकता इंडिया में, बाकी जुडिशियल रिव्यू हर चीज़ कर सकता है इंडिया में। बोले मतलब वो ऐसा चैलेंज किया नहीं है, मतलब यदि चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि विद द इफेक्ट ऑफ दिस डेट ऑल द मेल शुड बी रीड एज फीमेल एंड फीमेल शुड बी रीड एज ए मेल। उन्होंने बोला स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री कुछ भी कर सकता है, जो अभी तक किया नहीं है, बाकी हर चीज़ हो चुकी है देश में। हो सकता है एक आध कोई आ जाए खिसका सा, वो कहते आज की तारीख से इतने बजे से अब ये कहा जाएगा, बढ़िएगा 31 जज की बेंच बैठ गई, 34 के 34 बैठ गए एक साथ। चलो नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय संविधान में दिए गए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की मूलभूत मान्यताओं व उपयोगिताओं पर आलोचनात्मक उत्तर लिखिए। तो पहले तो अपन को वही घिसा पिटा आंसर लिखना है यहाँ पे कि डीपीएसपी क्या होते हैं, पार्ट किस पार्ट में दिए गए हैं, पार्ट 4 आर्टिकल। ठीक है, फिर वो कहानी बताइए अपन को जो लिखनी थी, यदि वो कहानी तुम पहले लिख चुके हो कि ये फंडामेंटल राइट को कॉम्प्लीमेंट करते थे, फिर यहाँ पे मत लिखना। तो अपन क्या लिख देंगे कि ये भारत में तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे यार, अपन कौन सा राज्य बोलते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की, हाँ, डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट की है एस्टेब्लिश करने के लिए चीज़ें ली गई थी। तो इस टाइप से अपन इसको लिखना चालू कर देंगे। फिर इस क्वेश्चन को ना अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहली चीज़ तो क्या लिखेंगे, उसकी मान्यताएं, और दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, उपयोगिताएं। तो अब इसको ना यदि तुम मान्यताएं लिखोगे और उपयोगिता लिखते जाओगे तो शायद आंसर टूट नहीं पाएगा। तो इसको अपन थोड़ा सा कैसे डिवाइड कर लेंगे कि अपन लिखेंगे पहले फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर कौन सा लिखेंगे, 39। फिर अपन क्या लिख देंगे, उसकी क्या है, मान्यता मतलब बेसिकली आर्टिकल 39 में क्या बोला गया है, कि आर्टिकल 39 हमें क्या बताना चाह रहा है, और बाद में अपन उसकी क्या लिख देंगे, उपयोगिता। सिमिलर बेसिस पे हम जैसे यूसीसी पे आ जाएं तो हम क्या लिख देंगे, आर्टिकल 44। तो पहले हम लिख देंगे उसमें मान्यता क्या है, अगली चीज़ उसकी उपयोगिता क्या है। तो इसको तोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है। बाकी और जो कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा हूँ गलत है, लेकिन उसमें क्या होगा कि मान्यताओं में कंफ्यूज हो जाओगे, यही समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली मान्यताएं बिलीफ क्या थे उसमें और उनकी यूटिलिटी क्या है। इस फॉर्म में कम से कम ये है कि तुम 5-6 आर्टिकल भी लिख लिए तो तुम्हारा 1-1.5 पेज खिंच जाएगा। अब लेकिन अब आंसर का दूसरा पार्ट ही बचा है, तो आंसर क्या लिखना है, आलोचनात्मक।
तो अपन लास्ट में लिखेंगे लेकिन अभी भी राज्य की नीति निर्धारित तत्वों के साथ ये चुनौतियां, ये कमियां हैं। तो पहली कमी क्या हो जाएगी कि बेसिकली इनको आप कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते हो या नॉन जस्टिफाइएबल है। सेकंड चीज़, फंडामेंटल राइट के साथ कन्फ्लिक्ट में चलती हैं या नए विवादों को जन्म देती हैं। ठीक है। अगली चीज़, कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं हो सकते किसी भी कंट्री के लिए। उसमें से एक डीपीएसपी तुम कौन सा लिख सकते हो, वही प्रोहिबिशन या मादक पदार्थों पे रोक लगाना, क्योंकि आप अल्कोहल को एक फॉर्म में रोक सकते हो बट कफ सिरप में भी डालना है। आज आर्मी वाले बेचारे जो हाई एल्टीट्यूड में सर्व कर रहे हैं उनकी मजबूरी है। जो आदिवासी रीति रिवाज प्रथाएं हैं उनमें बहुत ही उनका पार्ट है। क्रिश्चियन लोगों में देख लो, वाइन वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है। तो वो लिखना मतलब एक तरह से बेवकूफ़ी या बचकानी हरकत थी। अगली समस्या क्या है कि डीपीएसपी के साथ कोई भी समय सीमा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल टूल के जैसा यूज होता रहता है और जो मतदान व्यवहार को प्रभावित कर देता है कि कोई भी सरकार बोल देती है हम पर्टिकुलर डीपीएसपी इंप्लीमेंट करेंगे और लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट डीपीएसपी को बोला जाता है थर्माकोल का बब्बर शेर। थर्माकोल का बब्बर शेर दिखने में एकदम भयानक है, पास में जाओगे तो टूट के गिर जाएगा, या मतलब है कुछ भी नहीं, बस दिखने में बहुत सही लग रहा है। और नीचे लिख देना महात्मा गांधी ऐसा मत लिखना, बेचारे कुछ बोल के नहीं गए हैं वो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मुख्य मुद्दे क्या हैं? किसी ने इतना इंटेलिजेंट तो वही नहीं था ना कि जिसने उच्च न्यायालय के मुद्दे अलग लिख दिए होंगे, उच्चतम के अलग लिख दिए होंगे। हाँ, ऐसा मत करना, एक ही लिख रहे होगे, अलग से कई मुद्दे लाओगे। तो पहला पार्ट तय हो जाएगा, उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में के बीच में मुद्दे क्या हैं। तो सबसे पहले मुद्दा कौन सा है? कॉलेजियम प्रणाली या कॉलेजियम सिस्टम। चलो दूसरा, महिलाओं की नियुक्ति। ठीक है। तीसरा मुद्दा, सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसा मानते हैं कि मोस्टली उच्च वर्ग वाले ही चलाते हैं न्यायपालिका को। हाँ हाँ, नियुक्ति तो है कॉलेजियम सिस्टम, वुमेन रिजर्वेशन नहीं है। तुम सोचो ना, अपन को आज़ादी हुए 75 साल हो गए, आज तक भी महिला चीफ जस्टिस नहीं हो पाई है। 2027 में पहुंचना है, बी नागरत्ना शायद 34 में अभी 4 हैं। ठीक है। अगली चीज़ वही रिप्रेजेंटेशन नहीं है सभी वर्गों का, जो नियुक्ति में मुद्दा है। अगली चीज़ कि जो भी नियुक्तियां होती हैं वो अनिश्चित काल तक लटकी रहती हैं या एक निश्चित समय पर नहीं होती हैं। नेक्स्ट चीज, केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच में तनाव बना रहता है नियुक्तियों की वजह से। नेक्स्ट कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है, कि जब तक किसी आदमी को नियुक्ति नहीं हो जाती ना, हमें पता नहीं रहता है कौन नियुक्त होने वाला है। जबकि यूएस में सबको पता होगा, वहाँ पे ओपन डिबेट सिस्टम होता है कि जो भी, जैसे 20 आदमियों का पैनल चल रहा है तो उनके नाम 2 महीने पहले बता दिए जाएंगे। अब जो भी आदमी होंगे तो कोई शिकवे शिकायतें हैं तो लोग पहले से उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये अपने यहाँ प्रॉब्लम है एक अपॉइंटमेंट में। अगली चीज़ को भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा है, अंकल जज सिंड्रोम बोलते हैं इंग्लिश में उसको, नेपोटिज्म मत लिखना, अंकल जज सिंड्रोम। ठीक है। तो करंट टाइम में जो टोटल 34 जज स्ट्रेंथ अपनी यहाँ चल रही है, उसमें से 27 के रिलेटिव, चाचा, ताऊ, पापा या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रहे हैं या बार काउंसिल के बहुत बड़े मेंबर रहे हैं। वर्तमान में हालत ये है कि सिर्फ 7 ही ऐसे हैं जो ग्राउंड से उठ के आए हैं, जिनका कोई जीरो कनेक्शन है, बाकी 27 का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इवन करंट सीजीआई देख लो, ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहे कि वो आदमी अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे आदमी हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं वही है ना कि फैमिली है तो जल्दी सपोर्ट मिल जाता है, या फिर पॉलिटिकल एफिलिएशन रहा है लोगों का अपने यहाँ पे। लिखा। चलो अगली सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि राष्ट्रपति कभी भी नियुक्ति से खुश नहीं होता है। रीजन क्या है कि वहाँ पर लिखा है एक जगह पर कि राष्ट्रपति जिसे चाहे या राष्ट्रपति जिसे उचित समझे उसकी नियुक्ति कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस प्रोविजन में बोल चुकी है कि राष्ट्रपति जिसे चाहे मतलब उसे कौन चाहे, कॉलेजियम चाहे। तो राष्ट्रपति का लिखा ही क्यों ऐसा, मतलब सबने पढ़ा होगा, अपन पढ़े हैं कि 10 साल का ये होना चाहिए वो होना चाहिए, फिर नीचे लिखा रहता है राष्ट्रपति की दृष्टि में वो योग्य व्यक्ति हो। तो राष्ट्रपति हमेशा ये पूछते रहते हैं कि आखिर मेरी दृष्टि में योग्य होगा कौन। बोले तुम्हें नहीं पता है, वो कौन बताएगा, वो हम बताएंगे। बोले तुम ही बताओगे तो फिर लिखा क्यों है। तो इंडिया में आज तक ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ आज तक, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। सोचो तुम में से किसी एक को उठा के बना दे, क्लास में से एकदम पर्सन बन गया CJI, अब जज बना दिया 25 साल में बिना लॉ की डिग्री के, राष्ट्रपति को लगा योग्य है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मेमोरेंडम ऑफ अपॉइंटमेंट उनका MOA, तो उन्होंने लिखा है राष्ट्रपति वाला हम मानेंगे ही नहीं, कुछ पता तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड क्या है, कल के दिन कुछ भी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आज से जैसा है सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा, काम ही नहीं करने। इसलिए सब ध्यान रखना, हाई कोर्ट में ऐसा क्लॉज नहीं है, सिर्फ कहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट में। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में दृष्टिकोण। तो सबसे पहले आ जाओ भारत सरकार का। तो भारत सरकार का दृष्टिकोण क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, लेकिन उसको माना नहीं है। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बना दिया, MOP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, कि इस प्रक्रिया के अनुसार से चीजें होंगी। तो अभी बेसिकली क्या होता है कि सरकार के पास ना ये पावर नहीं है कि वो किसको अपॉइंट करे, लेकिन सरकार के पास ये पावर है वो किसको रोक सकती है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जितने लोगों के नाम पहुंच जाती है, तो यूनियन गवर्नमेंट उन सबकी इंटेलिजेंस ब्यूरो से क्या मंगवाती है, सीक्रेट रिपोर्ट या गोपनीय रिपोर्ट मंगवाती है उन सब लोगों की, और उस गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार क्या करती है, कार्रवाई करती है। सेकंड चीज, अब जो गोपनीय रिपोर्ट के लिए समय है ये दिया नहीं गया है कि 10 दिन 15 दिन 2 महीने 3 साल 10 साल ये चल सकता है। तो यदि किसी को नाम याद हो कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज हैं, दिल्ली का हाई कोर्ट के जज हैं, वो अपने आप को ओपनली गे एक्सेप्ट कर चुके हैं और 2018 से उनका रिकमेंडेशन पेंडिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए, गवर्नमेंट ने आज तक क्लियर नहीं किया है। तो उसका रीजन मतलब गवर्नमेंट की तरफ से तो दिया नहीं जाता है, जो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स बोलती हैं कि उनका जो लिव इन पार्टनर है बेसिकली वो चाइनीज़ सिटीजन है। तो इस वे में मान के चल रहे हैं कि मतलब कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हो, सारी चीज़ें हो। तो अभी अपने आप सब क्या है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। चलो अब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है ना, यही अपने आप बहुत दिक्कतें लेके आ जाता है। अब किसी को याद हो कि एक टाइम पहले 2018-19 की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, याद है। तो वो डिस्प्यूट ये थी कि यदि मान के चलो सुप्रीम कोर्ट में 2 जज हैं और दोनों ने सेम डे पे यदि ज्वाइन किया है तो सीनियरिटी उसकी मानी जाती है जिसकी शपथ क्या होगी, पहले। तो जो भी पहले ओथ ले लेगा वो क्या माना जाता है, सीनियर। तो ये जो ओथ का ऑर्डर आता है ये कहाँ से आता है, यूनियन गवर्नमेंट से आता है। तो इसी वजह से क्या होता है, कोई CJI बन जाता है, कोई दूसरा बेचारा CJI नहीं बन पाता है। कि तुम सोचो इकट्ठे 3 लोग एलिवेट होते हैं एक दिन में, 4 लोग एलिवेट होते हैं, लेकिन जो ऑर्डर आएगा वो कहाँ से आएगा, प्रेसिडेंट हाउस से आएगा। तब वो ये गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है किसकी ओथ पहले करानी किसकी बाद में करानी, और जो पहले हो गया भले वो अंतर 10 सेकेंड का होता है, लेकिन सीनियरिटी में हमें से क्या माना जाएगा, वो आगे माना जाएगा। तो एक विवाद वाली चीज़ है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण क्या है इस संबंध में। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है, कॉलेजियम। यदि आपको दिक्कत लग रही है तो बताओ इसमें सुधार क्या करने हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही है। ठीक है,
सेकंड चीज़, सुप्रीम कोर्ट बोलता है एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल भी सलाह मशवरा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें डिसीजन में बायसनेस आ जाएगी, तो इनके लिए एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल नहीं है। थर्ड चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट बोलती है ना कि गवर्नमेंट को अपने एंड पे ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। यदि आप किसी का अपॉइंटमेंट रोकते हो तो आपको क्लियर रीजन लिख के देना चाहिए कि अपॉइंटमेंट क्यों रोक रहे हैं। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ इतना लिख देती है कि जो रिपोर्ट आती है ना जो आईबी की तरफ से, उसको ABC में डिवाइड कर देती है। ए मतलब हमारी तरफ से अप्रूव है, B मतलब आप रिकंसीडर करो, और C मतलब हम किसी हालत में अप्रूव नहीं करेंगे। तो ये बोलते हैं आप रीजन तो लिख के दो कि आप क्यों कर रहे हो ABC की जगह। ठीक है, फिर अपन अपनी तरफ से थोड़ा सा कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अपन किसके सिस्टम को अपना सकते हैं, यूएस के। कि वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जजों की जो सबसे पहले प्राइमरी इंक्वायरी होती है तो वो कौन करता है वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बाद में उनका जो फाइनल अपॉइंटमेंट होता है वो होता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा। वहाँ पे सीनेट वोटिंग करती है। तो ना तो एक पार्टी पे आरोप लग पाते ना दूसरी पार्टी पे, क्योंकि हर पार्टी मिलकर उसको मेजोरिटी से क्लियर करती है नाम को सीनेट में। चलो लास्ट पे आ जाओ। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना कीजिए। बताओ कौन से पार्ट में है, पार्ट 12, 13, 14, कौन सा 12? ठीक है। आर्टिकल बहुत सारे चल रहे हैं, मत लिखना, बस ऐसा लिख सकते हैं 266 से शुरुआत हो जाती है, उसके बाद अपने हिसाब से चलते रहते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आ जाता है, आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 268 जीएसटी, ठीक है, इंटरस्टेट ट्रेड के लिए। फिर आर्टिकल 269 ये बताता है जो राज्य और केंद्रों के मध्य करों का वितरण किस हिसाब से होगा, और साथ में इनकम टैक्स को मिला के। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 270 ये ड्यूटीज़ के बारे में बातें करता है, जो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी है। आर्टिकल 271 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरचार्जेस, यदि कोई स्पेशल टाइप के सरचार्ज लगाए गए हैं तो। आर्टिकल 275 ग्रांट इन एड्स के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अगला आर्टिकल 265 ये बोलता है जब तक आप किसी भी प्रकार का टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो जब तक संसद क्या नाम है उससे संबंधित एक कानून। ठीक है। अगला आर्टिकल नहीं है, एक्ट लिख लो, FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो FRBM एक्ट क्या करता है, केंद्र और राज्यों के बताता है कि आप कितना डेफिसिट में जा सकते हो, कितना आप पैसा उधार ले सकते हो, ठीक है, कितना आप किस चीज़ों में खर्च कर सकते हो। तो हर चीज़ की में सीमाएं तय कर देता है केंद्र और राज्यों के लिए। और सबसे लास्ट में अपन क्या लिख देंगे, इमरजेंसी प्रोविजन या तुम्हारा इमरजेंसी पावर और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। फिर अपन लास्ट में लिखेंगे कि अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र में या क्या बोलना चाहिए तुम्हारी यूनियन में लगने वाली इमरजेंसी और राज्यों में लगने वाली इमरजेंसी भी किसको प्रभावित करती है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को। यदि आर्टिकल 352 लग रहा है, 356 लग रहा है, तो भी फाइनेंशियल रिलेशन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो एक चीज़ अपन लिख देंगे, ठीक है। बताओ लास्ट आर्टिकल जो काम का है यहाँ पे, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करना है तो कौन सा आर्टिकल होता है, 253। तो वही वित्तीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय समझौता मानना हो तो उससे भी क्या होते हैं, वित्तीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यदि मान के चलो कोई ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन हो जाए कि हर स्टेट को, हर कंट्री को सिगरेट पर बैन लगाना है,
तो अब स्टेट ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमारे टैक्सेबल इनकम कम हो रही है, आपको मानना जरूरी है कि अभी जैसे अपने यहाँ पे चल रहे हैं एक ग्लोबल अल्टरनेटिव टैक्स के फॉर्म में, कि जो भी अपने यहाँ पे तुमने सुना होगा कि बहुत सारी कंट्री को टैक्स हेवन बोलते हैं। तो अब एक डिबेटेड टॉपिक है कि हर कंट्री में एक मिनिमम सर्विस टैक्स हो जाए 4%, 5%। तो इंडिया को मानना जरूरी है। अब ये नहीं बोल सकते कि हम 18% जीएसटी लगाएंगे सर्विस पे। यदि हर कंट्री 6 लगा तो आपको कितना लगाना पड़ेगा? 6 लगाना पड़ेगा। चलो बस